हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BHIC 131, जो कि आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस सभी एग्जामों में हमें देखने को मिले हैं। तो इस पीडीएफ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पीडीएफ को आप जरूर देखें। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। सेट 1 है यहाँ पे, इसका सेट 2 भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। अगर 500 प्लस स्टूडेंट ने इस वीडियो पे लाइक कर दिया तो और कमेंट कर दिया तो जल्द ही आपके लिए सेट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहां हमने सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के आधारभूत भू आकृतिक क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय इतिहास पर भूगोल का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? तो यहां आपको भारत की भू आकृतिक रचना के बारे में बताना है। और इसके अलावा ये जो ज्योग्राफी है भारत की, तो इसका हमारे इतिहास पे क्या इंपैक्ट पड़ा है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो भारत की बात करें तो एक चीज तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश को विविधताओं का देश कहा जाता है। और यह विविधता केवल सांस्कृतिक रूप में नहीं है बल्कि ज्योग्राफिक रूप में भी है, यानी हमारे देश में आपको भौगोलिक विविधता भी देखने को मिलेगी। तो भारत में हम देखते हैं कि हमारे देशों में पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको मैदान देखने को मिलेगा, पठार, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र। तो ये सारी चीज आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी। और ये जो भौगोलिक विविधता है ये भारत के जो है पर्यावरण और यहाँ के व्यक्तियों की जीवन शैली और यहाँ की संस्कृति को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो इसको सामान्य तौर पे अगर हम भारत की भू आकृति को बात करें तो हम इसको 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझते समय या तो आप अपने पास एक मैप ले लें या जहन में मैप को बैठा लें ताकि आपको ये अच्छे से भारत का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम जो है हिमालय क्षेत्र के रूप में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं भारत के भूगोल को। तो हिमालय का जो अगर आप क्षेत्र देखते हैं तो ये भारत की सबसे ऊंची और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। और ये पर्वत श्रृंखला का जो अगर हम विस्तार देखें तो इसको आप देखेंगे कि ये कश्मीर से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक देखने को फैला हुआ मिलेगा। और इतना दूर तक फैला हुआ है तो इसके बहुत सारे भौगोलिक लाभ हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो ये भारत को क्या करता है, अन्य जो एशियाई देश है उससे अलग बना देता है, ठीक है, उससे अलग रखता है। और इसके अलावा ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है तो ये हमें बाहरी आक्रमणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा अगर इन हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इसका सांस्कृतिक तौर पे भी बहुत विशेष महत्व है। जो हमारे सबसे बड़े बड़े सांस्कृतिक केंद्र है, चाहे हम बात करें केदारनाथ की, बद्रीनाथ की या अमरनाथ की, तो हमें ये सारे केंद्र हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये हिमालय क्षेत्र भरपूर खनिजों, वनस्पति और यहाँ पे जो है जल स्रोत का बहुत मुख्य साधन है। यहाँ पे जो प्रमुख नदियां निकलती है हिमालय से वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। और ये भारत की जीवनदायिनी रही है। आज से नहीं, सदियों से ये जो जल स्रोत रहे हैं भारत में जीवन का मुख्य स्रोत रही है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला आ गया हमारा भौगोलिक क्षेत्र हिमालय क्षेत्र। दूसरा देखिए तो इसे आप गंगा के मैदान या गंगेतिक मैदान कह सकते हैं। तो ये कहां से कहां तक फैला है, तो ये आप देखेंगे कि ये भारत के जो है उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक फैला है। और इस गंगेतिक मैदान की विशेषता यह है कि यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो है गंगा, यमुना, गोदावरी, घाघरा और कावेरी। और ये जो नदियां बहती हैं तो अपने साथ आसपास के पूरे इलाके को उपजाऊ बनाकर रखती है। और इसी उपजाऊ के कारण यहाँ पे हमें कृषि अधिक मात्रा में और उन्नत मात्रा में देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम कई साम्राज्यों के विकास की बात करें, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो या मुगल साम्राज्य, तो वो इन्हीं गंगा के मैदानों के आसपास ही इनकी जो है साम्राज्यों की स्थापना हुई है। इसके अलावा दक्कन के पठारों की बात करें तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इतना विशाल क्षेत्र है यहाँ पे।
इतने विशाल क्षेत्र में हमें अपार जो है खनिज संपदा मिलती है। खनिजों की बात करें तो यहाँ पे हमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट ऐसे खनिज मिलते हैं जो कि हमारे देश में औद्योगिकरण के ये नींव बने थे। इसके अलावा ये सारे क्षेत्र कला और संस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, कला और संस्कृति में भी योगदान दिया। इसके अलावा यहाँ पे भी देखते हैं तो चौल और चंद्रगुप्त मौर्य और विजयनगर साम्राज्य जो थे वो सभी की स्थापना हमें इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एक और क्षेत्र के रूप में भारत की ज्योग्राफी को आप डिफाइन कर सकते हैं और ये आ जाएगा आपका रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्र। तो अगर हम भारत के पश्चिमी हिस्से की बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी हिस्से में देखेंगे कि आपको एक और तो थार जैसा विशाल रेगिस्तान देखने को मिलेगा, वहीं यहाँ पे तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी सी साइड्स भी है यहाँ पे। तो ये सारे बहुत हेल्पफुल है। इसने जो है यहाँ के लोगों को तो कठोर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हुए। फायदा ये हुआ कि इसने क्या किया कि भारत के व्यापार मार्गों को उत्पन्न किया। यहां से ही जो सी साइड्स है, जो आपका तटीय क्षेत्र है, यहीं से सारा व्यापार होता था। सिल्क रूट भी यहीं से निकला और यहां पे हमें बड़े बड़े विशाल प्राचीनतम काल से ही बंदरगाह देखने को मिले, जिसने कि भारत के व्यापार को काफी ज्यादा उन्नत किया। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि भारत की ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, जिसमें हिमालय, गंगेतिक मैदान, पठार और यहां तक कि रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र। तो इस 4 भागों में आपको बांटना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पीडीएफ मिलने वाला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको यहां स्क्रीन पे उस पीडीएफ के लिए पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड से आप उस पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट हेडिंग था कि भारत का जो भूगोल है इसके इतिहास को कैसे प्रभावित करता है। तो फर्स्ट हेडिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि जो हिमालय क्षेत्र है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आक्रमणों से, ठीक है। जो भी मंगोल, अफगान जैसे लुटेरे थे, तो इन्होंने भारत पे जो हमला किया, ये कैसे किया, ये जो पश्चिमी क्षेत्र से किया था, ये इस क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र से आक्रमण नहीं कर पाए थे। इसके अलावा ये जो है व्यापार का बहुत ही योगदान देता है व्यापार में, चाहे हम गंगेतिक मैदान की बात करें या जो हमारे तटीय क्षेत्र है, बंदरगाह है। तो उसके अलावा सिल्क रोड बना, यहाँ से हम अन्य देशों तक व्यापार कर पाए। तो यहाँ पे व्यापार और संपर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ जो गंगेतिक मैदान था, उपजाऊ क्षेत्र भूमि है, दक्कन के पठार हैं, तो यहाँ पे हमें कृषि प्रधान देश बनाता है। कृषि बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ खाद्यान्न उत्पादन होता है। और इसके अलावा साम्राज्य निर्माण में भी देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में हमारे जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य रहे, चाहे मौर्य साम्राज्य की बात करें, ठीक है, तो वो भी गंगेतिक मैदान के आसपास जन्मे। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में चले जाए तो वहाँ पर हमें चौल और विजयनगर साम्राज्य दक्कन पठार के आसपास और तटीय क्षेत्रों में देखने को मिले थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। अगर इसके हम काल की बात करें तो ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक सक्रिय रही। और इसके अवशेष हमें जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में। तो यहाँ तक ये फैले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का अगर क्षेत्रीय विस्तार को देखें तो और इसकी भौतिक विशेषताओं को देखें तो बहुत ज़्यादा ये उन्नत थी। ये व्यापार के मामले में हो, नगर योजना के मामले हो या संस्कृति के मामले में हो। तो इन्हीं से चीज़ों को यहाँ हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर क्षेत्रीय विशेषता की बात करें तो ये लगभग 1 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ था। क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ठीक है, और बलूचिस्तान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। और ये दुनिया के सबसे जो है प्रसिद्ध और समृद्ध सभ्यताओं में से एक रहा है। इसके अगर हम विस्तार पूर्वक समझें कि कहां कहां तक इसका क्षेत्र था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केंद्र थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र आता है इसका हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान का केंद्र है और यह सभ्यता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक है, जो पाकिस्तान वाला हड़प्पा का क्षेत्र है ये उस समय की सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट यानी केंद्र बिंदु था। और यहाँ पे हमें बड़ी मात्रा में अवशेष देखने को मिले। और ये अवशेष किससे संबंधित थे? नगर योजन से, वहाँ की जल निकासी व्यवस्था के बारे में और कारीगरी के उच्चतम यहाँ पे हमें कक्षाएं देखने को मिलती
मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये भी हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है और यहाँ हड़प्पा सभ्यता एक और प्रमुख शहर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था मोहनजोदाड़ो, जो कि अपनी भव्यता और विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना जो पाई गई उसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था? ये यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे जो स्नानागार थे, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम भारत में देखें तो गुजरात यानी कि लोथल में इसका एक व्यापारिक केंद्र देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुजरात के लोथल में था। और यहाँ पे जो है समुद्री व्यापार होते थे और ये व्यापार मोती और बहुमूल्य रत्नों का किया जाता था। हरियाणा में भी, हरियाणा के राखीगढ़ में हमें जो है गंगा के मैदान के समीप इसके अवशेष देखने को मिलते हैं जो कि हड़प्पा के संकेतों से ही संबंधित है। राजस्थान में एक और जगह है कालीबंगा, तो यहाँ पे भी कृषि संबंधित अवशेष मिलते हैं और ये दिखाता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार सिंचाई व्यवस्था थी। गुजरात में एक और इलाका धोलावीरा भी, ये भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से संबंधित है और यहाँ पे हमें वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं की, तो इनकी सबसे बड़ी जो इनकी क्या कहें, इनकी जो उपलब्धि वो थी नगर नियोजन की। इनके जो नगर बने थे वो इस हिसाब से बने थे कि आज के जो नगर प्रणाली बने होते हैं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित और सटीक नगर योजन किया गया था। ठीक है, नगरों का इस हिसाब से जो है लंबवत बनाया गया था। सड़कों को जो है, सड़कों का जाल था समांतर और लंबवत बनाया गया था और ये शहरों इस समान से बनाए गए थे कि एकदम आधुनिक शहर लगते थे। और यहाँ पे जो घरों की बनावट थी, स्नानागार थे, आंगन था, ये सारी चीज़ें एक उन्नत व्यवस्था को दर्शाती थी। और नगर की जो दीवार थी वो बहुत ऊंची रखी जाती थी जो कि इनको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके अलावा यहाँ का जल प्रबंधन बहुत ज़्यादा फेमस था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ग्रेट बाथ संरचना थी यहाँ पे, एक यहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे और उस स्नानागार में उन्नत तरीके की पाइपिंग व्यवस्था थी जिससे कि वेस्ट पानी बाहर चले जाता था। इनके भवन निर्माण की बात करें तो एक समांतर भवन निर्माण देखने को मिलता था। उनका आकार और गुणवत्ता जो होती थी बहुत उच्च तौर पे होती थी। इनके ईंटों का आकार देखें और उनकी गुणवत्ता देखें तो वो भी बहुत अच्छी थी। आज भी हमें ये उस समय के जो है अवशेष देखने को मिलते हैं। और सार्वजनिक स्थलों में आंगन की बात करें या स्नानागार की बात करें या पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था भी की गई थी। कुछ अन्य यहाँ पे जो हमें अवशेष मिलते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि उस समय जो है बर्तनों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण और आभूषण जैसे उपकरण और मिट्टी के कई उपकरण, कांच के और पत्थर और धातु के उपकरण भी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है गहने का प्रयोग करते थे। इनकी कलात्मक वस्तुएं बहुत ज़्यादा उन्नत थी। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हैं जिसे आप हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में लिख देंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट आंसर आपको दिया जा रहा है, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट बना देंगे। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आपको बताना है आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो अगर हम आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें या वैदिक काल की बात करें तो भारत का जो वैदिक काल था इसे जो है आर्य सभ्यता का इस समय विकास होता है। और वैदिक काल को सामान्य तौर पे दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला होता है आरंभिक वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चला और उत्तर वैदिक काल रहता है आपका 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसी जिसमें हम जानेंगे कि इनकी यानी कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था रही वो मुख्यतः जो थी कृषि आधारित थी। यहाँ के जो लोग थे कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे, कृषि करते थे, कृषि कार्य करते थे, खेती बाड़ी करती थी और सिंचाई व्यवस्था भी इन्होंने विकसित कर लिया था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पशुपालन से भी संबंधित है। पशुपालन में देखते हैं कि यहाँ के लोग गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं को पालते थे और यहाँ पे इन पालतू पशुओं का कई अन्य तरीके से भी इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे अगर हम गाय की बात करें तो गाय को जो है एक अच्छा जो है पशु ही नहीं बल्कि इसे धन का साधन माना जाता था, या गाय उसके पास होती थी जो कि एक धनवान व्यक्ति था, तो ऐसा ये सिंबल भी था। घोड़े की बात करें तो ये यज्ञ के लिए काम आता था। ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें देखें तो इनके व्यापार और वाणिज्य की बात करें
तो वैदिक काल में जो व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था वो रत्नों का होता था, धातु का होता था, कपड़ों का होता था और पशुओं का भी, और जो हस्तशिल्प वस्तुएं होती थी, जो हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी, उनका व्यापार किया जाता था। और ये व्यापार देखिए किस तरीके से होते थे, साप्ताहिक बाजार के माध्यम से होते थे। तो ये था उनका व्यापार। स्मारक और धन की बात करें तो पहले ही बताया आपको कि गाय को जो है एक धन के प्रतीक के रूप में माना जाता था। इसके अलावा वहां की संस्कृति में वैदिक काल में गायों को दान करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा सोना, चांदी और आभूषणों का भी उस समय हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अगर सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो जातिवाद का जो प्रारंभ है हमें उसी समय में देखने को मिलता है। और वैदिक काल में 4 जो है जातियां बताई गई या बनाई गई, जिसमें पहला होता था ब्राह्मण, जिसमें कि पुरोहित और धार्मिक शिक्षक शामिल थे। उसके अलावा क्षत्रिय, जिसमें कि योद्धा और शासक शामिल थे। फिर आते थे वैश्य यानी कि व्यापारी और कृषक वर्ग, और फिर आते थे शूद्र यानी सेवक और श्रमिक वर्ग। तो ये 4 वर्गों का निर्माण उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। फिर परिवार और विवाह की अगर बात करें तो जो परिवार होता था वो होता था पितृसत्तात्मक, यानी जो पिता होता था किसी परिवार का वो मुखिया होता था। विवाह और जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे उसका भी विशेष महत्व था, और ये सारे जो महत्व थे धार्मिक अनुष्ठानों की तरह किए जाते थे। उस समय अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था, हालांकि उनको अधिकतर जो है घरेलू कार्यों में ही लिप्त पाया जाता था, लेकिन उनको भी शिक्षा का अधिकार था, उनको भी शिक्षा दिया जाता था। अगर उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो वैदिक काल में देखते हैं कि जो है जो वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना और देवी देवताओं का पूजा करना बहुत विशेष धार्मिक कार्य माने जाते थे। और उस समय लोग इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम आदि देवताओं की पूजा किया करते थे। हवन और यज्ञों का उस समय धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। शिक्षा और विद्या की बात करें तो शिक्षा देने का जो काम था वो ब्राह्मणों और ऋषियों का था। ये बच्चों को शिक्षा देते थे। मुख्य तौर पे यहाँ जो शिक्षाएं दी जाती थी वो वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था। इस ज्ञान को देने के लिए जैसा कि बताया आपको ब्राह्मण और ऋषियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, वही लोग शिक्षक हुआ करते थे। और उस समय की अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो जनतांत्रिक नहीं थी, ठीक है। उस समय का जो मुख्य समाज था उसमें जनपद और सभा होती थी, ठीक है। और इसमें राजा का जो चुनाव होता था, जो समाज के प्रमुख लोग थे जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो यही लोग राजा का चुनाव करते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 है आपका, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। तो पहला शॉर्ट नोट्स हो सकता है आपका भारत की नवपाषाण संस्कृति के बारे में। तो भारत की अगर नवपाषाण संस्कृति की बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व इसका विकास होता है। और इसका जो मुख्य आधार या रूप था वो कृषि आधारित था। जो नवपाषाण था ये इसका जो मुख्य आधार था, ठीक है, ये कृषि पर आधारित था। और इसे जो है नवपाषाण को जो पाषाण युग था उसका अंतिम चरण या अंतिम युग माना जाता है। तो जैसे ही जो है पाषाण युग समाप्त होता है उसके बाद भारत में नवपाषाण युग की संस्कृति जो है स्टैब्लिश होती है। और इस नवपाषाण संस्कृति की विशेषता ये थी कि इसमें जो है लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह यानी घुमंतु जीवन को छोड़ के अब एक जगह पे बस्तियों का निर्माण करके रहना शुरू कर दिया। इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन में हम देखते हैं कि गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा जैसे जानवरों को पालते हैं। उनका पालना ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। उनके लिए फूड का सोर्सेस भी था और उनके यातायात का साधन भी हुआ करता था। और उस समय की अगर बात करें जो इनके प्रमुख स्थल थे तो आज हमें नवपाषाण संस्कृति जो है इसका मुख्य स्थल पाकिस्तान का मेहरगढ़ है, राजस्थान का बालाथल है, गुजरात का कठिया है और राजस्थान का कालीबंगन है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्थल शामिल थे। यहाँ पे हमें कई कृषि के अवशेष मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये लोग जौ, गेहूं, मक्का जैसी फसलों का भी निर्माण उत्पादन करते थे। और उत्पादन करने के लिए इन्होंने कृषि उपकरणों को भी जो है बना लिया था। और इन उपकरणों में देखते हैं कि पत्थर की हमें जो है चक्कियां देखने को मिलती हैं, खुरचने वाले उपकरण और कुदालों का भी यानी जो फावड़ा होता है उसका इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है आपका
महापाषाण संस्कृति के बारे में। तो महापाषाण जो संस्कृति था उसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका नाम महापाषाण इसलिए पड़ा क्योंकि ये बड़े पत्थरों वाला समय हुआ करता था। ठीक है, बड़े पत्थरों के नाम पे जो है इसका महापाषाण नाम पड़ा। पाषाण मतलब होता है पत्थर और महा मतलब बड़े। ठीक है, तो महापाषाण यानी बड़े पत्थरों वाली ये संस्कृति थी और वो इसलिए थी क्योंकि इस समय में देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल उस समय के लोग समाधि स्थलों और स्मारकों के निर्माण के लिए करते थे। तो महापाषाण संस्कृति के लोग जो थे, जो कि मुख्यतः हमें दक्षिण भारत में खासतौर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर थे, लोगों के जो मर जाते थे तो मृतकों को स्मारक बनाने के लिए इन बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और ये बड़े पत्थर के स्मारक जैसे कि डोलमेन और मणिहर की संरचनाएं कहा जाता है। तो ये आज भी हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है और उस समय के ये कला और उनके औजार इन सब चीज़ों को दर्शाता है कि उस समय के लोगों ने कैसे जो है लोहे के उन्नत औजारों को विकसित कर लिया था। इसके अलावा महापाषाण संस्कृति के लोग कृषि वगैरह भी किया करते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की, लौह तकनीक और उसका प्रभाव। तो लौह तकनीक की अगर बात करें तो भारत में जो है लोहे का जो आविष्कार या आगमन हुआ वो हमें 600 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है और भारतीय संस्कृति और समाज पे जो है लोहे ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। धातु के रूप में जब लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ तो इसने न केवल कृषि बल्कि युद्ध और समाज की व्यवस्थाओं को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। प्रारंभिक तौर पर लोहे की जो है तलवार, बर्छियां, चाकू, हथियार इन सब चीज़ों का निर्माण होने लगा, जिससे कि क्या हुआ कि एक तो कृषि व्यवस्था उन्नत हो गई क्योंकि इस समय कुदाल, फावड़े, ठीक है, ये सब चीज़ों की तकनीक से कृषि जो है आसान हो गई। इसके अलावा जो इन्होंने तलवार, चाकू ये सब हथियार बनाए तो इससे युद्ध के परिणाम भी बहुत अधिक बदलने लगे और धातु के निर्माण होने की वजह से एक नया वर्ग समाज में जन्म लेता है जो कि इन धातु से बनी वस्तुओं का व्यापार वगैरह करता है। तो ये शॉर्ट नोट्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका महावीर जी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। तो अगर हम स्वामी महावीर जी की बात करें तो ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर थे और इनका जीवन जो है भारतीय धार्मिक और सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके अगर जन्म की बात करें तो लगभग 599 ईसा पूर्व वर्धमान नामक क्षेत्र में हुआ था। महावीर की अगर जो सबसे प्रमुख शिक्षाओं में बात करें तो इन्होंने अहिंसा की बात की, सत्य की बात करी, चोरी ना करने की शिक्षा दी, ब्रह्मचर्य की बात की और संपत्ति के त्याग करने के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो ये इनके प्रमुख शिक्षा कहें ये सिद्धांत थे जिसमें कि अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और संपत्ति का त्याग करना ये इनके प्रमुख सिद्धांत थे। महावीर जी की बात करें तो महावीर जी ने क्या किया कि जैन धर्म को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और समाज में जो धार्मिक असहिष्णुता थी और संवेदनशीलता थी उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने ये भी सिखाया कि आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष के लिए केवल हमें बाहरी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है बल्कि व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की आवश्यकता है। और महावीर का धर्म जो था वो सभी प्राणियों के प्रति करुणा, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पे आधारित था। तो ये था आपका शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म क्यों फला फूला या क्यों विकसित हुआ ये सब आपको इसमें बताना है। तो अगर हम इसमें बात करें तो कई कारण रहे, एक नहीं। बौद्ध धर्म का जो उत्थान हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में तो उसे हम 6ठी शताब्दी के आसपास मानते हैं। ठीक है, उस समय कौन कौन से कारण थे तो इसमें देखते हैं कि वहाँ के संस्कृति, समाज और धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे जिसने कि बौद्ध धर्म को फलने फूलने और पनपने में भारत में मदद की। तो इसको पॉइंट बाई पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक असंतोष, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय देखते हैं, ठीक है, कि उसी समय से लेकर जो बौद्ध धर्म है उसके पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले तक बहुत सारे धार्मिक जो है अनुष्ठान किए जाते थे और ये अनुष्ठान और धार्मिक कार्य इतने जटिल होते थे कि उस समय का आम आदमी जो है इसको नहीं कर पाता था। वो जो है ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना उसके लिए बहुत कठिन और मुश्किल भरा होता था, जिससे कि उसको एक नई धार्मिक पद्धति और परंपरा की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता ने बौद्ध धर्म को फलने फूलने में मदद की। इसके अलावा वेदों और धार्मिक कर्मकांडों का असंतोष, क्योंकि ये सारे वैदिक धर्म जो है कर्मकांड और वेदों का पाठ वगैरह जो किया जाता था तो ये किया जाता था उस समय के
ब्राह्मणों के द्वारा, जिससे कि जो निचले स्तर के लोग थे, जैसा कि बताया था 4 स्तरों में समाज को बांटा गया था, तो जो शूद्र वगैरह थे तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। उस समय देवी देवताओं की पूजा करना या बलि प्रथा, जो बलि यज्ञ है, इन सब चीज़ों से आम आदमी जो था वो सक्षम नहीं था। इस वजह से भी ये सेकंड पॉइंट था जिसकी वजह से बौद्ध धर्म फला फूला। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे उस समय। अगर भारतीय महाजनपदों में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें कि कौशल, मगध, वज्जी और वड़ा और काशी ये महाजनपद प्रमुख थे। तो इन महाजनपदों में बड़े बदलाव हो रहे थे, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जिसने कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल आ दिया। तो इस राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन ने लोगों को एक नए धर्म और नए जो है धार्मिक अनुष्ठान के प्रति जो है जागरूक किया, और ये बौद्ध धर्म को अपनाने में जो है इसमें का जो है अपनाने के लिए इसमें आगे बढ़े। इसके अलावा दार्शनिक और बौद्धिक क्रांति भी हुई। यहाँ पे जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे बौद्ध धर्म से पहले या उस समय जो चीज़ें थी, शिक्षाएं थी, वो बहुत ज़्यादा कठिन थी। और इसमें हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं दी गई या उन्होंने जो ज्ञान दिए, वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की तरफ एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया लोगों के सामने। लोगों को एक सरल और सशक्त मार्गदर्शन दिया, जिससे कि बताया गया कि उनके दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत अनुभव। उनके बचपन के नाम की अगर बात करें महात्मा बुद्ध का, तो सिद्धार्थ नाम था, और उनका जीवन विशेष रूप से उनके बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए ही और उद्भव में महत्वपूर्ण था। उन्होंने निवेदन, विपासना और मध्य मार्ग जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, समाज में प्रस्तुत किया, जो कि अत्यधिक साधन और अत्यधिक भोग के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश थी। बुद्ध का जीवन और उनकी खोज ने लोगों को एक नए दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा दी। इसके अलावा जो है ध्यान और साधन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम समय की बात करें तो ये लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें कि भारतीय इतिहास को अत्यधिक प्रभावशाली और संगठित साम्राज्य था। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, और आगे जो है इसके उत्तराधिकारी बने सम्राट अशोक। तो इन्होंने इस साम्राज्य को प्रचुर मात्रा में और काफी स्तर तक इसको फैलाया और अत्यधिक प्रभावशाली और सुव्यवस्थित ढंग से अपनी शासन व्यवस्था चलाई। तो इसी के आपको जो है विशेषताएं बतानी है। तो मौर्य साम्राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी इसकी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो मौर्य जो प्रशासन था उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। सम्राट जो था उसके पास सारी शक्तियां होती थी, वो सबसे मुख्य हेड होता था पावर का, और वही सारी चीजें देखरेख करता था। ठीक है, कि शासन किस प्रकार से चलेगा। और उसके बाद कई उच्च अन्य पदों पे अधिकारी भी बैठाए जाते थे जो कि विभागों का देखरेख करते थे। इसमें बहुत सारे विभाग भी बनाए जाते थे। तो उसी का नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा आपका विभागीय प्रशासन। तो उस समय के जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो था राजस्व विभाग, जो कि टैक्स वसूलता था, कर वगैरह, पैसों वगैरह के लेन देन देखता था। सैन्य विभाग था, न्याय विभाग था, वाणिज्य विभाग था। तो विभागों को इस हिसाब से सम्राट अशोक ने स्टैब्लिश किया था कि एक उन्नत जो है विभागीय प्रशासन उस समय स्टैब्लिश हो गया था। स्थानीय शासन की बात करें तो उस समय स्थानीय शासन पे भी जोर दिया जाता था। जो राजकुमार होते थे या राजमाताएं होती थी तो उनको अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां दी जाती थी, छोटे छोटे उनको जो है प्रांत पकड़ा दिए जाते थे, और उनका नेतृत्व वही एज अ गवर्नर के रूप में करते थे। और वहाँ के नगर व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था ये राजकुमार और राजमाताएं देखती थी। गुप्तचर तंत्र भी उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय चाणक्य जो थे, जो कौटिल्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, और उन्होंने ही उन्हीं के आदर्श सूझबूझ के बाद गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था की गई। और ये गुप्तचर जो तंत्र था इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता था कि किसी भी आक्रमण से पहले या आक्रमण होने के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करता था, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता था। उस समय की न्याय व्यवस्था भी काफी प्रसिद्ध थी। मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को देखा जाए तो काफी सुदृढ़, मजबूत किया गया था। और सम्राट अशोक ने अपने काल में धम्म यात्रा यानी धार्मिक यात्रा की शुरुआत की, जिन्होंने धर्म और न्याय और मानवता के सिद्धांतों को प्रचारित किया था।
सैन्य प्रशासन की बात करें तो वहाँ का जो सैन्य प्रशासन था उसको कई हिस्सों में बांटा गया था। पैदल सैनिक हुआ करते थे, घुड़सवार हाथी वाले सेना होते थे, रथ शामिल हुआ करते थे और सेना को बहुत ही मजबूत ढंग से विकसित किया गया था। राजस्व प्रणाली भी बहुत उन्नत थी उस समय की। जो है कृषि उत्पाद या जो व्यापार और जो वाणिज्य थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। धार्मिक प्रशासन जो है उस समय का धर्म प्रशासन भी बहुत सही था। सिद्धांत, अगर उस समय हम धार्मिक सिद्धांतों की बात करें तो अशोक ने जो है अपने शिलालेखों पे कई धार्मिक उपदेश लिखवाए जिसमें कि अहिंसा, सत्य और धर्मनिष्ठा के सिद्धांतों का हमें देखने को मिलता है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रारंभिक तमिलियन में राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास पर निबंध लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। अगर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका भी आपके लिए कंप्लीट एक स्टडी वीडियो रिलीज कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट नोट्स का। इस प्रकार से ये हमारे टोटल 8 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।